गुड इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस अब अपन चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में राजस्थान एग्जाम गाइड इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो गाइस आज अपन टॉपिक जो चर्चा करेंगे वो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, महात्मा ज्योतिबा फुले, नौटंकी जो डांस होता है उसके बारे में और तवांग मठ के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, देश की पहली वाटर मेट्रो सर्विस है गाइस वो हाल ही में किस शहर में शुरू की गई है? तो बताओ वाटर मेट्रो सर्विस है वो देश में हाल ही में कहाँ शुरू की गई है? तो गाइस ये मेट्रो वाटर सर्विस है वो 6-7 महीने पहले अपने शुरू की गई थी। कहाँ पर? कोच्चि में शुरू की गई थी। इसके बारे में जाने तो ये केरल की अर्थात भारत की ऐसी पहली वाटर मेट्रो सर्विस है जिसका लॉन्च है वो 25 अप्रैल 2023 को किया गया था। दोस्तों इससे कोच्चि और उसके आसपास के जो 10 द्वीप है उनको ये इसे वाटर मेट्रो के थ्रू जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसे शहरों के लिए उपयोगी जो सेवाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जा सकेगी। मेट्रो के लिए बैटरी से चलने वाली हाइब्रिड बोट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है गाइस। वाटर मेट्रो के रूप में चलाई जाने वाली बोट्स को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। किसने बनाया है इसे? जो अपना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है जो कि शिपयार्ड वगैरह बनाता है उसके द्वारा इस बोट को बनाया गया है। दोस्तों इसमें जो फंडिंग की गई है वो केरल सरकार और एक जर्मन की कंपनी है के एफ डब्ल्यू ने इसमें फंडिंग की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नाटक है? दोस्तों बताइए, नौटंकी है वो अपने उत्तर भारत में किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण नाटक है जो राजस्थान के राजसमंद, भरतपुर, पाली, नागौर में से बताइए कौन सा जिला है जहां पर ये किया जाता है? दोस्तों राजस्थान का जो अरवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, मुख्य रूप से जो भरतपुर है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। नौटंकी के बारे में जाने तो ये दक्षिणी एशिया का एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय प्रदर्शन है जो कि उत्तर भारत में विशेष रूप से किया जाता है। उत्तर भारत में भी दोस्तों यह यूपी, अपने जो एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और बिहार, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा में इसका आयोजन सबसे ज्यादा किया जाता है। दोस्तों ये एक अभिनय होता है, नाटक होता है जो विवाह समारोह, उत्सवों, विभिन्न जो सामाजिक मेले होते हैं उनके अवसरों पर इसका आयोजन किया जाता है। ये स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में प्रमुख रूप से यह करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में आयोजित किया जाता है। दोस्तों राजस्थान में यह अपनी जो हाथ रस शैली है उसमें आयोजित किया जाने वाला महत्वपूर्ण नाटक है जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, सारंगी, सहनाई और डफली का। इसके प्रमुख कलाकार है नथुराम और भूरेलाल भैया। ध्यान रखना, नथुराम और भूरेलाल भैया इसके महत्वपूर्ण कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? दोस्तों राजस्थान का एक संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन रिजर्व है गांगेलाव, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इट इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये नागौर, जालोर, चूरू, पाली में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान का जो नागौर क्षेत्र है वहां पर लोकेटेड है। राजस्थान के प्रमुख जो कंजर्वेशन रिजर्व है गाइस उनके बारे में भी यहाँ पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला कंजर्वेशन रिजर्व है, यहाँ पर एक सारणी दे रखी है, इसमें आप देख सकते हैं। बिसलपुर संरक्षण रिजर्व है वो टोंक में स्थित है। जोहड़बीड़ गढ़वाल है वो बीकानेर में है। कुंदा माता है वो तो आपको पता ही होगा जालोर में है। गुड्डा विश्नोई है वो अपने जोधपुर में है। काकम्बरी है वो सीकर और झुंझुनू में है। गांगेलाव है जो कि आज का क्वेश्चन था, ये कहाँ है? नागौर में है। और अपना बिड है वो झुंझुनू में है। रोटू है गाइस, इट इज वेरी इंपोर्टेंट, रोटू कहाँ है? ये भी नागौर में है। जवाई बांध पाली में है। उम्मेदगंज है वो कोटा में है। बंसियाल खेतड़ी है, ये कहाँ है? झुंझुनू में। इसके अलावा आगे हम बांशियाल खेतड़ी बागोड़ झुंझुनू में है। जवाई बांध लेपर्ड है वो पाली में है। मनसा माता, इट इज वेरी इंपोर्टेंट, मनसा माता जो अपना रिजर्व है, संरक्षण रिजर्व कंजर्वेशन, वो कहाँ है? झुंझुनू में। सहबाद के जंगल है वो 12 में है। रणखार है गाइस वो जालोर में है। वहीं बारा का शाहबाद तलाई है। बीड़ घास फूलिया खुर्द है वो भीलवाड़ा में है। और अपना बाग दड़ा क्रोकोडाइल है वो गाइस उदयपुर में स्थित है। और लास्ट में 3 बच गए, वाडा खेड़ा, ये कहाँ है? सिरोर में।
जयपुर में है झालाना आमागढ़, और रामगढ़ कुंजी सुआस है वो कहाँ है, अपने बारां में स्थित संरक्षण रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है तवांग मठ के बारे में। दोस्तों तवांग मठ है वो कहाँ स्थित है, तो तवांग मठ है जो अपने उत्तरी पूर्वी जिले हैं, अपने इंडिया के उत्तरी पूर्वी जिले हैं वहां पर है। उत्तरी पूर्वी का जिला जो आंध्र प्रदेश है गाइज, वहां पर तवांग मठ लोकेटेड है। तवांग मठ के बारे में जाने, तो तवांग मठ है गाइज वो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि तवांग चू नामक एक घाटी है। कौन सी घाटी है, तवांग चू नामक एक घाटी है, वहां पर स्थित गाइस एक महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है, जो कि तवांग नदी के किनारे जो तवांग कस्बा है अरुणाचल प्रदेश का वहां पर लोकेटेड है। गाइस यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। कौन सा सबसे बड़ा, ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है, तवांग मठ है, जो कि लहासा के पोतला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ माना जाता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है, लहासा का पोतला महल है, और दूसरा कौन सा है, अपना तवांग मठ है, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। दोस्तों तवांग मठ को दूर से देखने पर एक ये दुर्ग जैसा दिखाई देता है, और इसका प्रवेश द्वार है, इसे कांगालिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए कांगालिंग कहा जाता है, जो कि देखने में झोपड़ी जैसा प्रतीत होता है। इसकी दो दीवारें हैं वो पत्थर से बनी हुई है गाइस, जिन पर बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकारी की गई है। 300 साल पहले बने इस बौद्ध मठ को बौद्ध भिक्षु अंतरराष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। गाइस इसे 1680 ईस्वी में मेराक लामा ने लोंद्रे ग्यास्तो ने इसे बनवाया था। ठीक है, इसमें 570 बौद्ध भिक्षु वर्तमान में भी गाइस निवास करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में भी जो ये तवांग मठ है यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं वो निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों पिछले साल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने जो पॉलिटिकल पार्टी को जो नेशनल पार्टी का दर्जा देता है उसे अपडेट किया था। तो नई जो नेशनल पार्टी बनी है वो अपनी आम आदमी पार्टी है, जो अभी नई नई बनी है। दोस्तों क्या हुआ था कि अपना 10 अप्रैल 2023 को भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने 3 पार्टी है उनकी जो नेशनल पार्टी का दर्जा दे रखा था उसको रद्द कर दिया। साथ ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। 3 पार्टी कौन कौन सी है जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था वो रद्द कर दिया गया। ध्यान रखना, पहली है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, टीएमसी पार्टी है। दूसरी है समाजवादी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई। ये 3 पार्टी हैं, टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई। इन 3 पार्टी का जो नेशनल दर्जा है वो रद्द कर दिया गया, और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था। नेशनल पार्टी का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके लिए गाइस कोई जो नेशनल पार्टी है उसको अगर कोई पार्टी है उसे अगर नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो उसे 3 शर्तें फुलफिल करनी होती है। पहली है, यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में लगभग 2% सीटें हैं वो जीतती हैं, या फिर लोकसभा और विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं उनमें पार्टी लोकसभा की 4 सीटों के अलावा लगभग 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो वो नेशनल पार्टी बन सकती है। इसके अलावा गाइस कोई पार्टी है वो 4 राज्यों में अगर स्टेट पार्टी होती है, जो राज्य पार्टी होती है, तो वो नेशनल पार्टी का दर्जा उसे मिल जाता है। ठीक है, या तो किसी कोई पार्टी है वो 4 राज्यों में राज्य पार्टी होनी चाहिए तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी, या कम से कम 3 राज्यों में उसे लोकसभा की 2% सीटें मिलनी चाहिए, या फिर लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव होते हैं उसमें 4 लोकसभा सीटों के अलावा उसे 4 राज्यों में 6% वोट मिले तो वह पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा गाइस दिया जाता है। वर्तमान में नेशनल पार्टियों की ये सूची दे रखी है। कौन कौन सी है नेशनल पार्टी अपनी, एक तो बीजेपी है, भारतीय जनता दल, कांग्रेस है, और अपनी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। लगभग 6 पार्टी हैं ये जो वर्तमान में जिनको नेशनल दर्जा दिया गया है। ध्यान रखना, बीजेपी है, कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि मार्क्सवादी वाली है, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए कितने प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं।
दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करती है वो 5 के प्रकार की रीट जारी करती हैं। कितनी? 5 प्रकार की। ठीक है, ये कौन कौन सी रीट है? एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करना, अर्थात कोर्ट के सामने जो व्यक्ति होता है, मुजरिम होता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है। ये परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध यानी किसी चीज को रोकना है। उत्प्रेषण यानी प्रमाणित होना या सूचना देना। अधिकार परीक्षा यानी प्रागर्त या वारंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें कौन सा तत्व होता है गाइस? बताइए। निकोटीन, तारपीन, मेथालीन, बेंजीन में से इसमें कौन सा तत्व होता है? तो तंबाकू में होता है निकोटीन, जिसके कारण व्यक्ति को नशा होता है। क्या होता है? नशा होता है व्यक्ति को। निकोटीन होता है जो कि अपने फेफड़ों स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक होता है। क्या क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गाइज एमपी में पारसी क्लब की स्थापना की गई थी 1890 में। ये कहाँ बना था? अपने इंदौर में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। दोस्तों अपन चर्चा करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। इनका जन्म है गाइज वो हुआ था 11 अप्रैल 1827 में, महाराष्ट्र में हुआ था। और ये जो माली जाति है उससे बिलोंग करते थे, जो उस समय एक छोटी जाति मानी जाती थी। इनका शिक्षा है गाइज वो वर्ष 1841 में इनका दाखिला है वो स्कॉटिश मशीनरी हाई स्कूल जो पुणे में स्थित है, वहां पर इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की थी। इनका मानना था कि जो स्वतंत्रता, समानता है और समाजवाद है, उसके आधार पर समाज को चेंज किया जा सकता है। दोस्तों फूले थॉमस की एक पुस्तक थी द राइट्स ऑफ मैन। द राइट्स ऑफ मैन जो फूले थॉमस की पुस्तक थी, उससे ये बहुत ही प्रभावित थे। इनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का अगर मुकाबला करना है तो इसका एकमात्र जरिया है वुमेन एजुकेशन। वुमेन तथा जो निम्न वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको शिक्षित करना ही एक महत्वपूर्ण एकमात्र जरिया है। इनके प्रकाशन की बात करें, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पुस्तकों के नाम ध्यान रखना। एक तो इनकी पुस्तक का नाम है तृतीय रत्न, जो कि 1855 में लिखी थी। पोवाड़ा लिखी थी इन्होंने। छत्रपति शिवाजी महाराज जो भोसले है यंचा, छत्रपति शिवाजी राज भोसले यंचा 1869 में। इनकी दूसरी पुस्तक है गुलामगिरी, और एक इन्होंने लिखी थी 1881 में, चकता रायच आसुद। अजीब सा नाम है ये गाइस बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। ध्यान रखना इन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? इन्होंने 1873 में जो सत्य शोधक समाज है उसकी स्थापना की थी, जिसका अर्थ है सत्य के साधक, ताकि महाराष्ट्र के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। दोस्तों वह नगर पालिका के आयुक्त के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। 1883 तक इस पद पर ये बने रहे थे। इन्हें 11 मई 1888 में महाराष्ट्र के जो सामाजिक कार्यकर्ता विठल राव कृष्ण जी वाडेकर है, इन्होंने इनको महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो पूछ लिया जाए कि ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये की थी विठल राव कृष्णाजी वाडेकर ने। विठल राव कृष्णाजी वाडेकर ने ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। आगे इनके सामाजिक सुधारों के बारे में बात करें तो दोस्तों इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पूना में एक लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। देश का पहला स्कूल लड़कियों के लिए स्वदेशी रूप में पूना में इन्होंने खोला था अपनी पत्नी के साथ मिलकर, जहां पर ये दोनों बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाते थे। दोस्तों वह लैंगिक समानता में विश्वास करते थे और अपनी सभी सामाजिक सुधार गतिविधियां हैं उनमें उनमें उन्होंने अपनी पत्नी को शामिल किया और महिलाओं को आगे लाने का महत्वपूर्ण काम किया। ज्योतिबा फुले ने विधवाओं की दयनीय स्थिति को समझा तथा युवा विधवाओं के लिए एक आश्रम की भी स्थापना की थी, और इन्होंने जो विधवा पुनर्विवाह है उनके विचार को भी बढ़ावा दिया। इसके साथ ही गाय ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों और जो उच्च जाति के जो रूढ़िवादी मान्यताएं थी उनका विरोध किया और उन्हें पाखंडी का करार दिया। मतलब ये जो निम्न जाति के लोग थे उनके हिमायती थे,
और उच्च जाति की जो मान्यताएं थी, रूढ़िवादी मान्यताएं थी, उनका ये बहुत ज्यादा विरोध करते थे। आगे देखें, 1868 में ज्योतिराव ने अपने घर के बाहर एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण भी करवाया था, ठीक है, जिससे उनकी सभी मनुष्य के प्रति अपनत्व की भावना प्रदर्शित होती है। उन्होंने सभी जातियों के सदस्यों के साथ भोजन करने की प्रथा भी शुरू की, जिससे क्या होता है, जो छुआछूत है उससे समाज को बाहर निकाला जा सके। कई लोगों द्वारा यह मानना था कि दलित जनता की स्थिति के चित्रण के लिए फुले ने पहली बार दलित शब्द का प्रयोग किया। तो पूछा जाए कि पहली बार इंडिया में दलित शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो किया था अपने ज्योतिबा फुले ने। उन्होंने महाराष्ट्र में अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। गाइस, इनकी मृत्यु हो गई थी 1890 में, 28 नवंबर 1890 में ये स्वर्गवास को प्राप्त हो गए थे। इनका स्मारक है वो फूलेवाड़ा पुणे में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। अपना अंतिम क्वेश्चन है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बारे में। क्या है कर्मचारी ईपीएफओ? ईपीएफओ क्या है दोस्तों? ईपीएफओ है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सरकारी संगठन है जो सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है। गाइस, यह कर्मचारी भविष्य निधि विधित्व प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत लागू है। कौन सा एक्ट है? 1952 का है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रीवियंस एक्ट 1952। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952 कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी भविष्य निधि संस्थान प्रोविडेंट फंड इंस्टीट्यूशन में काम भी करता है। दोस्तों, ये कौन से मंत्रालय के तहत आता है? ये अपना जो लेबर मिनिस्ट्री है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, उसके तहत रजिस्टर्ड है, उसके तहत काम करता है। ये सदस्यों और वित्तीय लेन देन के मामले में विश्व का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। ये अपन ने चर्चा की ईपीएफओ के बारे में। तो ये अपने हो गए आज के एग्जाम गाइड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।